हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मजे में होगे, जम के पढ़ाई कर रहे होगे। देखो, हमारे प्रीवियस क्लास में हमने मार्केट एंड प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री को कवर किया था। देन आफ्टर वी हैव स्टार्टेड विद द मार्केट एंड कस्टमर्स। तो लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा मार्केटिंग से रिलेटेड था। जब हम प्रोडक्ट मार्केटिंग की बात करते हैं, इन दैट केस सेंटर में हम चार चीज़ों को रख सकते हैं: प्रोडक्ट को, प्रोडक्शन को, सेल्स को एंड कस्टमर को। दिस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लास। आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कस्टमर। कस्टमर के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको दिया गया है। जैसा कि हमने कहा था कि मेजॉरिटी ऑफ कंपनी आज के डेट में कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच को फॉलो करती है ना। कहते हैं कस्टमर इज किंग। सो कस्टमर इज किंग थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट है। टाइम मिला तो हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे, बट मोर और लेस हमें इस बात को समझना है कि बिजनेस को सेंटर में कस्टमर को रखना होता है, बिकॉज कस्टमर के लिए ही यू आर डिजाइनिंग योर प्रोडक्ट। कस्टमर से ही आपको रेवेन्यू मिलना है, और कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच में सक्सेस के चांसेस भी हाई होते हैं, राइट। तो अगर हम कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच पे जाते हैं, देन वी हैव टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कस्टमर। कस्टमर क्या होता है, कस्टमर का बिहेवियर क्या होता है, और उसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कस्टमर एनालिसिस क्या होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में डाला गया है कि आप कस्टमर की बात करो, कस्टमर एनालिसिस की बात करो, उसके बिहेवियर को समझने की बात करो, करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, कस्टमर। मैं आपको बताता चलूंगा कहां कहां से स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। व्हाट द कस्टमर इज। हम जानते हैं समवन हु बाइज द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज कस्टमर। जो प्रोडक्ट को बाई करे उसको हम क्या कहते हैं, कस्टमर कहते हैं। और जो प्रोडक्ट का एंड यूजर होता है, यानी कि जो उसका कंजम्पशन करता है, उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। दैट वी ऑलरेडी नो। सो दैट इज कस्टमर एंड कंज्यूमर। अब कस्टमर एंड कंज्यूमर में अगर मान लो डाउट क्रिएट करने का अगर डील करे, कोई भी जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उसको, तो उस कंडीशन में वो एक जगह जाके आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। दैट इज कि अगर मान लो डिसीजन ए ले रहा है, ए इज टेकिंग डिसीजन एंड बी इज मेकिंग पेमेंट। बी ने क्या किया, पे किया। ए ने क्या किया, डिसीजन लिया, और बी ने पे किया, और सी ने कंज्यूम किया। तो जो जिसने कंज्यूम किया, जो एंड यूजर था, वो तो क्लियर कट कंज्यूमर हो गया, राइट। अब यहां एक डिबेट हो सकता है कि भाई इन दोनों में से कस्टमर कौन है। ए और बी में से जिसने पेमेंट किया वो कस्टमर है, या जिसने परचेज करने का डिसीजन लिया वो कस्टमर है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जिसने परचेज करने का डिसीजन लिया वो कस्टमर होता है। तो जो फाइनल परचेज डिसीजन ले रहा होता है ना, तो दैट इज बेसिकली व्हाट, कस्टमर। तो कस्टमर डिसीजन से आपको जज करना है, पेमेंट से नहीं, ठीक है। तो कस्टमर इज अ पर्सन और बिजनेस। सो बी टू सी में कस्टमर पर्सन है, और बी टू बी में कस्टमर बिजनेस हो जाता है, दैट बाइज प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम अनदर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये अनदर ऑर्गेनाइजेशन कौन हो गया, तो ये सेलर हो गया। ये क्या हो गया, सेलर हो गया। तो कस्टमर वो होता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, जो किसी सेलर से कोई प्रोडक्ट या सर्विस बाई कर रहा हो। कस्टमर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड रेवेन्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट देम। मैंने आपको शुरू के चैप्टर्स में भी इस बात को हाईलाइट किया था कि यू आर गेटिंग रेवेन्यू ओनली फ्रॉम द कस्टमर। तो इफ कस्टमर्स आर बाइंग योर प्रोडक्ट देन इट्स गुड, योर बिजनेस विल रन। और कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट को बाय करना बंद कर दिया तो आपका बिजनेस क्या रन करेगा, बिल्कुल नहीं। बिकॉज कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज दे आर द सोर्स ऑफ रेवेन्यू। यहीं से आपको क्या आता है, रेवेन्यू आता है। ऑल बिजनेस try to acquire customers either by aggressive marketing their products or by lowering their prices. So इसके बारे में हमने कल प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किया था कि आप कस्टमर को कैसे एक्वायर कर सकते हो। तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग का इस्तेमाल करो, या आप क्या करो, प्राइसिंग की बात करो। याद करो, जब हम कट थ्रोट कॉम्पिटिशन को पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्री में फाइट करने का दो रास्ता होता है। एक, या तो कंपनीज अपना अपना एडवर्टीजमेंट करे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, या फिर कंपनीज प्राइस वार शुरू करे। और दोनों के इंप्लीकेशंस को मैंने आपको समझाया था। इट्स द सेम थिंग। कस्टमर्स आर फ्रीक्वेंटली कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, याद करो, फेयर एंड हैंडसम का। उसमें किस डेमोग्राफिक फैक्टर्स को लिया गया था, तो हमने कहा था जेंडर को, और मेल पॉपुलेशन के लिए ब्यूटी क्रीम लॉन्च किया गया, राइट। सो जब आप स्टडी करते हैं कस्टमर्स को, तो कस्टमर्स को आप कैटेगराइज करोगे, जाहिर सी बात है, टू फाइंड योर टारगेट कस्टमर। और कैटेगराइजेशन किसके आधार पे होता है, हमेशा डेमोग्राफिक के आधार पे होता है। ये भी आप जानते हो। डेमोग्राफिक मतलब जैसे एज हो गया, रेस हो गया, जेंडर है, एथनिसिटी है,
इकोनॉमिक लेवल है, ज्योग्राफिकल रीजन है, राइट। ऑन दीज फैक्टर्स वी कैन कैटेगराइज आवर कस्टमर्स। सो कस्टमर्स के बारे में इतनी चीजों को ध्यान में रख लेना, बड़ा सिंपल है ना। क्या बोलोगे आप, कस्टमर्स क्या होते हैं भाई? कोई भी पर्सन जो गुड्स को बाय करता है उसको हम क्या कह देते हैं? कस्टमर कहते हैं, या कोई भी बिजनेस हो वो भी कस्टमर कहलाएगा। वाई कस्टमर इज सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज फ्रॉम कस्टमर वी गेट द रेवेन्यू, कस्टमर से ही हमें रेवेन्यू मिलता है, दैट इज वाई कस्टमर इज सो इंपॉर्टेंट। हाउ कैन वी गेन कस्टमर इन द मार्केट प्लेस? या तो मार्केटिंग के थ्रू या प्राइसिंग के थ्रू। और कस्टमर को कैसे कैटेगराइज करते हैं? तो बेस्ड ऑन व्हाट? डेमोग्राफिक्स। देन वी हैव द कंज्यूमर वर्सेस द कस्टमर्स। तो यू नो दैट व्हाट इज द कस्टमर वर्सेस कंज्यूमर। तो जो बाय करे कस्टमर, जो कंज्यूम करे कंज्यूमर। सो कंज्यूमर्स आर व्हाट? एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। जबकि कस्टमर्स कौन होते हैं? बेसिकली बायर्स होते हैं प्रोडक्ट के, है ना। अ कस्टमर में भी ए कंज्यूमर, अ कंज्यूमर में भी ए कस्टमर। ठीक है, इस पैराग्राफ को एक बार रीड कर लेना, इसमें सेम चीजें हैं जो हमने पहले डिस्कस किया था, यहाँ कुछ नहीं है। हमारा कंसर्न यहां से है कस्टमर एनालिसिस। तो एक टॉपिक आपका ये कस्टमर एनालिसिस का बनता है, और इसी से कंटिन्यू करते हुए आप क्या करते हैं? कस्टमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं। दिस सेम थिंग, एक का ही पार्ट है वो, और जिसमें हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है यहां तक। तो ये आपका क्या बनता है? एक सॉलिड क्वेश्चन बनता है कस्टमर से रिलेटेड, और जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। तो यहां से आपको क्या रखना है? यहां से आपको खास ध्यान रखना है अलग, ठीक है। सो नाउ वी नो द कस्टमर, सो वी हैव टू एनालाइज द कस्टमर। और जब हम कस्टमर को एनालाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कस्टमर एनालिसिस। तो एनालिसिस कैसे की जाती है किसी भी चीज के बारे में? जब आप एनालिसिस करना चाहते हो तो कैसे करते हो? तो आप क्या बोलोगे? सर डेटा से। हम डेटा को एनालाइज करते हैं। कस्टमर को एनालाइज करने का मतलब है कस्टमर से रिलेटेड डेटा को एनालाइज करना। तो हम क्या करते हैं? कस्टमर से रिलेटेड डेटा को एनालाइज करते हैं ताकि हम कुछ इंसाइट्स डेवलप कर सके, हम समझ पाए अपने कस्टमर्स को। तो कस्टमर से रिलेटेड डेटा को एनालाइज करना ही बेसिकली आपका कस्टमर एनालिसिस होता है। सो इट आइडेंटिफाइज टारगेट क्लाइंट्स, डिटरमिन देयर वांट्स, एंड देन डिफाइन हाउ द प्रोडक्ट मीट्स दोज नीड्स। It involves examination and evaluation of consumer need, desire and want. तो आपको ये याद रखना है कि एनालिसिस का मतलब है कंज्यूमर के नीड्स को, डिजायर्स को और वांट्स को क्या करना? एग्जामिन एंड इवैल्यूएट करना। आपको अगर याद हो, फिर से मैं वही एग्जांपल आपको रिकॉल कराता हूं। तो हमने कहा था कि एक लेटेंट नीड था, इसमें मेल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, दे नीड टू हैव सम ब्यूटी क्रीम। उन्हें कुछ ब्यूटी क्रीम चाहिए था। ये एक लेटेंट नीड था, मतलब ये छुपा हुआ था। दे वेर यूजिंग, ऐसा नहीं को इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बट वो उसके लिए वो इस तरह की क्रीम को इस्तेमाल कर रहे थे जो स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए प्रमोट किया जा रहा था या बनाया गया था, राइट। तो उन क्या था? एक लेटेंट नीड था। इस लेटेंट नीड को कैसे फाइंड आउट किया गया? तो आपने कहा सर सर्वे हुआ। क्या हुआ? सर्वे हुआ, रिसर्च किया गया, डेटा कलेक्ट किया गया मेल सेगमेंट का। और उस डेटा के आधार पे, उस डेटा को जब एनालाइज किया गया तो ये पाया गया कि एक नीड है, लेकिन दैट नीड इज व्हाट? लेटेंट नीड। दिस इज कस्टमर एनालिसिस। तो कस्टमर एनालिसिस का पर्पस यही है कि हम एग्जामिन कर पाए और इवैल्यूएशन कर पाए हमारे कंज्यूमर्स के नीड्स को, उनके डिजायर्स को और उनके वांट्स को। कस्टमर एनालिसिस इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टमर सर्वेज, द स्टडी ऑफ कंज्यूमर डेटा, evaluation of market positioning strategies, development of customer profiles, and selection of the best market segmentation techniques. So what we have to do in the customer analysis? So we said शुरू में ही हमने बोल दिया था इस बात को, इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस ऑफ व्हाट? कस्टमर डेटा। तो कस्टमर से डेटा कैसे आएगा? तो हमने कहा सर वी कैन डू द सर्वेज, हम सर्वे कर सकते हैं, कस्टमर सर्वे, कंज्यूमर सर्वेज। वी कैन स्टडी द कंज्यूमर डेटा अवेलेबल, इवैल्यूएशन ऑफ मार्केट पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज, कि हमारी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी क्या है, कस्टमर के प्रोफाइल को डेवलप करना, एंड सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट मार्केट सेगमेंटेशन टेक्निक्स, एंड बेस्ट सेगमेंटेशन टेक्निक्स को सेलेक्ट करना। तो आइडिया बहुत सिंपल है। कस्टमर एनालिसिस इन्वॉल्व्स collecting data through survey or some other methods and analyzing those data to decide your own strategy. तो हम कस्टमर को कैसे पिच करें, हम कस्टमर के लिए क्या प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं, कस्टमर के नीड, वांट एंड डिजायर को हम कैसे अनकवर कर सकते हैं, इसके लिए कस्टमर से रिलेटेड डेटा को हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। फॉर दैट पर्पस यू हैव अ सॉफ्टवेयर एज वेल, दैट इज कॉल्ड एज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, CRM कहते हैं उसको। जब भी किसी पोटेंशियल कस्टमर से इंटरेक्शन होता है या कस्टमर से इंटरेक्शन होता है,
या एक्स कस्टमर से इंटरेक्शन होता है, तो उस कंडीशन में वो डेटा सॉफ्टवेयर में स्टोर हो जाता है. Further, we can analyze those data and we can develop insights based on what strategies can be made, right? So that's what the customer analysis is. Using the facts generated by customer analysis, an effective profiling of consumers may be established. Consumer profiles can reveal demographic information about customers. So we can develop the customer profile. हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर प्रोफाइलिंग कर सकते हैं उस डेटा को यूज करके, एनालिसिस को यूज करके. एंड कस्टमर प्रोफाइल जो है ना, ये क्या करता है भाई, जाहिर सी बात है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर को रिवील करेगा, बिकॉज कस्टमर प्रोफाइल विल कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर्स, राइट. A number of parties, including buyer, seller, distributor, salesperson, manager, wholesaler, retailer, suppliers, and creditors, can assist in gathering information to effectively assess the need and desire of the consumer. So what happens exactly? अब जरा इस पॉइंट को समझो कि now that is there are customers, right? Customers हैं, and we are a company, so we are here an organization, and we are willing to make a product जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करे. तो हमने कहा ठीक है ना सर, लेकिन ये प्रोसेस कैसे शुरू हो सकता है? तो क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम प्रोडक्शन शुरू कर दें? आप बोलोगे कैसे करोगे सर? मैंने पूछा क्यों? आप बोले आपको पता तो होना चाहिए ना कि क्या बनाओगे. जब तक आपको ये ही नहीं मालूम है कि क्या बनाओगे, तब तक आप प्रोडक्शन शुरू कैसे करोगे? मैंने कहा मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? तो आप कहोगे कि सर आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, वो डिसाइड नहीं करता है कि आपकी कंपनी में किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा. टेक्निकली प्रोडक्ट डिसाइड करता है सोसाइटी, प्रोडक्ट डिसाइड करता है कस्टमर्स. यानी कि आप वही प्रोडक्ट बनाओगे जिसकी नीड सोसाइटी को है, जिसकी नीड कस्टमर्स को है. तो अब सवाल ये आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले कि हम रॉ मटेरियल खरीदें और प्रोडक्शन को स्टार्ट करें, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर की नीड्स क्या हैं, उनके वांट्स क्या हैं, उनके डिजायर्स क्या हैं. तो जवाब है हाँ, ये आपको फाइंड आउट करना होगा. अब ये कैसे फाइंड आउट होगा? तो अब यहां आता है आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट. हम क्या करते हैं, कस्टमर से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना शुरू करते हैं. कस्टमर से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना शुरू करते हैं, कस्टमर को सर्वे करते हैं. डिफरेंट सोर्सेज में डेटा अवेलेबल हैं. बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो कस्टमर का एनालिसिस के लिए डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं. वहां से भी कर सकते हैं. वी कैन यूज आवर CRM एज वेल. अगर हमारा उस तरह का डेटाबेस है तो हम उसको भी यूज करेंगे एंड सो ऑन. तो सर्वेज डेटा CRM वगैरह से हमने क्या किया कि मदद से कस्टमर से रिलेटेड जो भी डेटा था उस डेटा को हम एनालाइज करना शुरू करते हैं. ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कस्टमर के वांट्स को समझ पाएं. कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को किस चीज की जरूरत है, कस्टमर को क्या डिजायर है. तो कस्टमर के वांट्स को, नीड्स को, डिजायर को हम क्या करना चाह रहे हैं, डिस्कवर करना चाह रहे हैं. अब ऐसे सिचुएशन में होता क्या है, देखो आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है. तो आपके पास आपका होलसेलर्स होते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, आपके रिटेलर्स होते हैं, राइट. तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, आपका होलसेलर है, आपके रिटेलर्स हैं, है ना. सो यू हैव द डिस्ट्रीब्यूटर, यू हैव द होलसेलर्स, यू हैव द रिटेलर्स. इनका भी तो इंटरेक्शन होता है कस्टमर्स के साथ. यस और नो? यस, इनका भी इंटरेक्शन होता है कस्टमर के साथ. सो दे कैन कंट्रीब्यूट इन दिस एज वेल. वो भी क्या करते हैं, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. वो भी क्या करते हैं, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको यहां से प्रोवाइड करेंगे. एंड देयर आर अदर पार्टीज एज वेल जिनका कस्टमर से इंटरेक्शन होता है. फ्रॉम देयर यू कैन गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल. तो आप डिफरेंट सोर्सेज से कस्टमर से रिलेटेड डेटा एंड इंफॉर्मेशन को क्या करते हो, कलेक्ट करते हो, और फिर आप इसको एनालाइज करते हैं, राइट. यहां से आपको पता चलता है कस्टमर की क्या जरूरतें हैं, क्या उनका वांट है, क्या नीड है, क्या डिजायर है. और यही रीजन है कि अब जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हो ना अपनी कंपनी में, तो यही रीजन है कि इस प्रोसेस को हम कहते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट. क्यों कहा गया पता है? क्योंकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है. इसको ज्वाइंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम कहते हैं. आप डीलर, होलसेलर, रिटेलर, क्रेडिटर, सबसे आप क्या कर रहे हो, डेटा ले रहे हो. कस्टमर से भी आप डेटा ले रहे हो, तो कस्टमर का भी कंट्रीब्यूशन है, इन सब का भी कंट्रीब्यूशन है. फिर ये जाता है R&D डिपार्टमेंट में, फिर बनता है प्रोडक्ट प्रोटोटाइप, फिर ये जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, राइट. इस तरह से देखोगे मल्टीपल डिपार्टमेंट के कंट्रीब्यूशन से प्रोडक्ट डेवलप होता है. इसीलिए इसको कहा जाता है ज्वाइंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट. तो कस्टमर की नीड को समझोगे तभी तो आप प्रोडक्ट बनाओगे. अ नंबर ऑफ पार्टीज इंक्लूडिंग बायर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सेल्स पर्सन, managers, wholesaler, retailer, supplier, creditor, etc. can assist in gathering information to effectively assess the needs and desires of the consumers, and this is called as joint product development. इन सब का contribution हो सकता है. So what is customer analysis? फिर से बताओ मुझे. अगर आपसे पूछा जाए customer analysis क्या है, तो आप कहते हो examination and evaluation of customers needs, wants and desire is basically customer analysis.
in which we gather information from different sources, right? And those information or data about consumers are analyzed, based on which strategy of the company can be framed, right? That's what the customer analysis is all about. As far as customer analysis is concerned, lot of parties contribute in this. So companies, dealer, distributor, retailers, creditors, salespersons, managers, we will be getting data from different stakeholders, and then that data will be analyzed to come to conclusion about our customers. We'll be able to profile our customers and accordingly decide our strategy, right? So this is what the customer analysis is. जो तो सिंपल एनालिसिस हुआ. लेट्स टॉक अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर और द कस्टमर बिहेवियर. तो जब आपने एनालिसिस किया ना, तो यू आइडेंटिफाइड योर कस्टमर, आपने डेमोग्राफिक्स को समझा, आपने कस्टमर्स की नीड्स को समझा. नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर. इट्स नॉट जस्ट आइडेंटिफिकेशन, इट्स अंडरस्टैंडिंग देयर बिहेवियर. जैसे बाइंग बिहेवियर क्या है कस्टमर का, राइट? अब जैसे देखो, अब बाइंग बिहेवियर का एक छोटा सा एग्जांपल ले लो. रिमोट एरियाज में शादी के सीजन्स में बाइक की जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, ऑफर निकाल देती हैं. अब बोलोगे सर ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो गिफ्ट किया जाता है बाइक्स वगैरह. बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं. तो आप रिमोट एरियाज में देखोगे कि जैसे शादियों का सीजन आता है तो वो क्या करते हैं, बाइक पे ऑफर निकाल देते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि शादियां होंगी, गिफ्ट में बाइक्स वगैरह दिए जाएंगे तो हमारी सेल बढ़ेगी. ना ये क्या था, ये बिहेवियर था लोगों का, कस्टमर बिहेवियर है कि शादी के सीजन में दे विल बी बाइंग टू व्हीलर्स, राइट? सो अब ये बिहेवियर को कंपनी ने समझा, तभी तो कंपनी ने टैप किया उसको. यस और नो? यस. फर्दर जरा सोचो क्या होता है. जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीने में, यानी कि ये जो क्वार्टर है आपका, इसमें आपका इंश्योरेंस का सेल बहुत हाई होता है. अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लोग इन्वेस्ट करते हैं टू सेव टैक्सेस. टैक्स सेव करने के लिए लोग इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं. नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ बिहेवियर व्हिच इज अंडरस्टूड बाय द इंश्योरेंस कंपनी. तो आप देखोगे नवंबर दिसंबर से आप देखोगे कंटिन्यूअसली मार्च तक आपको इंश्योरेंस कंपनीज के एड्स बहुत ज्यादा दिखेंगे. नाउ व्हाई दे आर डूइंग दैट मच ऑफ एडवर्टाइजमेंट? जस्ट टू टैप इनटू द अपॉर्चुनिटी. उन्हें पता है कि ये ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं. So that's what we are talking about, the customer behavior. Customer behavior moves beyond the identification of customer to explain how they purchase products. Customer behavior का मतलब हुआ कि हम देखना चाहते हैं कि वो किस तरह से गुड्स को, प्रोडक्ट को परचेज करते हैं. It examines elements like shopping frequency, product preferences and perception of your marketing, sales and services offerings. So बिहेवियर का मतलब है उनके बाइंग बिहेवियर को समझना. उनका बाइंग बिहेवियर क्या है, उनकी शॉपिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, किस फ्रीक्वेंसी पे वो शॉपिंग करते हैं, उनके प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस क्या है, वो किस तरह के प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं, और आपके मार्केटिंग, सेल्स और आपके ऑफरिंग्स को लेकर उनका परसेप्शन क्या है. अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर अलाउ बिजनेस टू कम्युनिकेट विद कस्टमर्स इन एन इफेक्टिव मैनर. So once you understand the behavior of the consumer, you can communicate with them in a very effective manner. Understanding the behavior of customers enables business to establish effective marketing and advertising campaigns. So जैसे ही आप behavior को समझते हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप advertising and marketing campaign accordingly decide करते हो, है ना? और ये ऐसा ही होता है, खास करके ऑनलाइन मार्केट में तो पूरी तरह से ऑटोमेट हो गया है. The kind of purchases you make online, आपको उसी तरह के सजेशंस आते हैं. आपने नोटिस किया होगा, अगर आप मान लो एक पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट आप खरीदते हो या एक खास तरह का आपका बाइंग पैटर्न है, तो आप देखोगे उसी पैटर्न में आपको डिफरेंट एडवर्टीजमेंट शो होते रहते हैं. आपको परसुएट किया जाता है कि आप उस प्रोडक्ट को बाय करो. सो आइडिया इज वेरी सिंपल. वी हैव टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर, देन वी कैन एस्टैब्लिश एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि उसके बिहेवियर के हिसाब से हमारा कम्युनिकेशन हो ताकि हम बेच पाए, राइट? सो दैट वाज द कस्टमर बिहेवियर इज. नाउ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन इज हियर. इसके अंदर तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, पूरा टॉपिक हमने इंपॉर्टेंट मार्क किया है. कंज्यूमर बिहेवियर मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स. यस और नो? तो बाइंग बिहेवियर बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होता है. जैसे आपको मान लो एक जीन्स खरीदनी थी, राइट? आप मार्केट जाते हैं अपने दोस्त के साथ, करेक्ट? और आप लेट से आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड का जीन्स खरीदना चाहते हैं. लेट से आपने कहा मैं मुफ्ती का खरीदूंगा, राइट?
और मुफ्ती के बगल में लिवाइस का भी शोरूम था। अब आपका दोस्त आपसे कहता है कि मुफ्ती का मत लो, लिवाइस का ले लो। तो आपने क्या किया, आप क्या खरीदना चाह रहे थे वो अलग बात है, लेकिन आप अपने दोस्त के इन्फ्लुएंस में आते हैं और आप लिवाइस का जींस खरीद लेते हैं। व्हाट हैपेंड हियर? तो क्या आपके बाइंग डिसीजन को किसी चीज ने इन्फ्लुएंस किया? यस, किया। आपने टेलीविजन पे ऐड देखा कि डर के आगे जीत है, राइट? पहाड़ से कूद गए वो माउंटेन ड्यू का बॉटल लेके, राइट? आप जाते हैं मार्केट और आपने माउंटेन ड्यू खरीद के पिया क्योंकि आपको भी डर के आगे जीत देखना है। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? तो आप कहते हो सर माय बिहेवियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेलिब्रिटी जो उस एड को कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर बिहेवियर आपके अपने अंदर की चीज है, आप ही डिसाइड करोगे। इट इज अफेक्टेड बाय लॉट ऑफ फैक्टर्स। ये बहुत सारे फैक्टर्स से क्या होता है, अफेक्ट होता है, राइट? दीज एलिमेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग 3 कंसेप्चुअल डोमेन्स। अब ये जितने भी फैक्टर्स हैं इनको हम 3 कंसेप्चुअल डोमेन्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यही स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा अगर मान लो यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो, राइट? क्या बोलेंगे? कस्टमर बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय मेनी थिंग्स, lot of factors, and all those factors can be categorized into 3 conceptual domains. पहला है आपके external influences, फिर आपका है internal influences, और फिर आपका आता है decision making. So internal external influences की हम बात करते हैं पहले। सबसे पहला क्या हो गया डोमेन? external influences। दूसरा डोमेन क्या हो गया? internal influences। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस का मतलब जो इन्फ्लुएंसेस बाहर से आता है। जैसे आपने पीयर प्रेशर की बात करी, आपके दोस्त के प्रेशर में आपने लिवाइस को चूज कर लिया, वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। आपने माउंटेन ड्यू सेलिब्रिटी के प्रेशर में चूज कर लिया, तो वो क्या है? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। सो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जैसे कि एडवर्टीजमेंट है आपका, पीयर रिकमेंडेशंस हैं या सोशल नॉर्म्स हैं, हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द साइकोलॉजिकल एंड इंटरनल प्रोसेसेस that influence various consumer decisions। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बाहर से आ रहा है, जो एडवर्टीजमेंट के थ्रू हो सकता है या पीयर रिकमेंडेशंस हो सकते हैं या सोशल नॉर्म्स भी हो सकता है, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है ऑन द साइकोलॉजिकल एंड इंटरनल प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन। आप जो डिसीजन लेते हो इस पे उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो फोकस ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट इज ऑन द न्यूमरस एलिमेंट्स दैट हैव एन इंपैक्ट ऑन द कस्टमर्स as they choose which need to be satisfied and which product to use to do so. These aspects are divided into 2 groups, the company marketing effort and the environmental elements. 2 ग्रुप में हम इसको बांट सकते हैं, कंपनी के मार्केटिंग एफर्ट में और वेरियस एनवायरमेंटल एलिमेंट्स के ग्रुप में। सो दिस इज योर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। क्या बोलोगे? वो इन्फ्लुएंसेस जो बाहर से आते हैं और जो कस्टमर के साइकोलॉजिकल और इंटरनल प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर देते हैं, राइट? तो आप माउंटेन ड्यू पसंद नहीं करते थे, बट उस एड को देखने के बाद आपने बोला कि चलो मैं माउंटेन ड्यू पीता हूं, राइट? आप लिवाइस पसंद नहीं करते थे, बट आपने पीयर रिकमेंडेशन की वजह से आपने क्या कर लिया? लिवाइस परचेज कर लिया, करेक्ट? सोशल नॉर्म क्या होता है? जैसे देखो फॉर एग्जांपल कि मान लो यू लाइक नॉन वेज, बट आपके आसपास के जो लोग हैं दे आर वेजिटेरियन, राइट? एंड सोसाइटी का नॉर्म ऐसा है, एज्यूम करो कि सोसाइटी का नॉर्म ऐसा है कि एवरीबॉडी इज वेजिटेरियन बट यू लाइक नॉन वेज। नाउ यू वॉन्ट बाय नॉन वेजिटेरियन फूड, व्हाई? दैट इज द सोशल नॉर्म और द सोशल प्रेशर, राइट? तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो आपको क्या करेंगे? इन्फ्लुएंस करेंगे और जो फाइनली आपके साइकोलॉजिकल और इंटरनल प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग को इंपैक्ट करता है। इन सारे फैक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं? जो भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में, उसको हम 2 कैटेगरी में दे सकते हैं। एक तो हो गया हमारा मार्केटिंग एफर्ट, तो जो कंपनी जो मार्केटिंग एफर्ट लगाती है वो एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की तरह काम कर रहा है, और दूसरा हो गया बाकी के एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे हमने सोशल नॉर्म्स की बात कर ली या हमने पीयर रिकमेंडेशन की बात कर ली, वो किस में जाएगा? एनवायरमेंटल में जाएगा। और एडवर्टीजमेंट किस में जाएगा? मार्केटिंग एफर्ट में जाएगा। ये हो गया आपका एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनल इन्फ्लुएंस। अब ये आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है जो इंटरनल इन्फ्लुएंस होता है। दिस इज योर साइकोलॉजिकल फैक्टर, राइट? सो आप क्या कहते हो? इंटरनल प्रोसेसेस आर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इंटरनल टू कस्टमर एंड अफेक्ट कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। कंज्यूमर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस इंक्लूडिंग मोटिवेशन एंड एटीट्यूड्स, करेक्ट? वो तो होगा ही, दोनों ही तरह के इन्फ्लुएंस से डिसीजन मेकिंग अफेक्ट होगा। इंटरनल इन्फ्लुएंस का मतलब हुआ
Internal processes are psychological factors internal to the customer and affect consumer decision making. मतलब आपकी क्या आपका क्या, आप कह सकते हो कि आपका क्या टेक है, आपका क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स समथिंग. लेट्स से यू हैव टू बाय अ कार, तो आपका क्या एटीट्यूड है, आप क्या सोचते हो उसके बारे में, आपका साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है कार को लेके. यू नो, सपोज इफ यू कंसीडर कार एज जस्ट अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा ब्रांड ले रहे हो. सर्टेनली यू विल बी गोइंग फॉर माइलेज एंड सस्ता हो जाए, थोड़ा चीप कार हो जाए, बहुत महंगा, बहुत पैसा मुझे नहीं लगाना है, क्योंकि आप उसको कैसे कंसीडर कर रहे हो, एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, करेक्ट. बट सपोज इफ यू आर कनेक्टिंग दैट टू योर स्टेटस, सोशल नॉर्म है ऐसा कि कार स्टेटस से जुड़ता है, तो अगर आप उस तरह से सोचना शुरू करते हो इन दैट केस, और अदरवाइज अगर आपका एटीट्यूड ही ऐसा है, आप इसी तरह से सोचते हैं, इन दैट केस आपके चॉइसेस डिफरेंट होंगे. तो इंटरनल प्रोसेस का मतलब हुआ कस्टमर का अपना प्रोसेस, तो दोनों मिल के काम करता है. कस्टमर का अपना प्रोसेस तो था ही, आप मुफ्ती का जींस खरीदना चाहते थे, वो आपका अपना साइकोलॉजिकल प्रोसेस था. आपने कहा था अच्छा होता है, ब्रांड सही है, क्वालिटी ऑफ गुड्स बहुत अच्छा होता है, मेरे को वही लेना है. बट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी आया जब, तो आपका डिसीजन बदल गया. सो हम कहते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इन्फ्लुएंसेस साथ साथ काम करते हैं. कस्टमर का इंटरनल प्रोसेस भी काम करते हैं, और बाहर के फैक्टर्स, बाहर के थिंग्स भी क्या करते हैं, उसके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं. दोनों मिलके combination of internal and external influences including motivation and attitude influence the customer behavior. क्या कहा हमने? We have the external factors, we have the internal factors. External factors में we have the market stimuli and the environmental factors. दो तरह का देखा था यहाँ हमने. इन दोनों के इफेक्ट से जाता है आपका क्या, आपका डिसीजन मेकिंग. And then you purchase the goods and you make a post purchase actions. Now see, जब हम ये पढ़ रहे हैं ना, तो आपको एक बात को पहले ही समझ लेना है कि whenever you are studying the customer behavior ना, तो अब ये रोजमर्रा के सामान में ऐसा नहीं होता, जनरली आपको नहीं दिखाई देगा. जैसे आपको टूथपेस्ट खरीदना है, तो आप जाते हो और जो टूथपेस्ट आप लगातार यूज करते आए हो वो आप खरीद लेते हो. लेकिन आपका टूथपेस्ट का बाइंग डिसीजन एडवर्टीजमेंट से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं नहीं हो सकता है, बट उसके डिसीजन मेकिंग में आप बहुत ज्यादा नहीं सोचते हो. लेकिन मान लो, अब फिर से एग्जांपल ले लो, आप कार खरीदना चाहते हो, तो फिर आप बहुत ज्यादा सोचते हो, आप डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, डिफरेंट ब्रांड्स को देखोगे, डिफरेंट मॉडल्स को देखोगे, उनको कंपेयर करोगे. पता है क्यों? क्योंकि यहां जो आपका कमिटमेंट होगा ना रिसोर्स का, वो बहुत ज्यादा होगा. तो 10, 15, 20, 25 रुपए, 100 रुपए के सामान को जब आप खरीदने जाओगे ना, तो आपका डिसीजन मेकिंग इतना लेंदी नहीं होगा जितना हम देखने जा रहे हैं. ये तब के लिए है जब आप इनफ्रिक्वेंटली परचेज्ड आइटम्स की बात करते हो, कभी कभार खरीद रहे हो, महंगा खरीद रहे हो, पैसा जा रहा है उसमें आपका, तो आपका डिसीजन मेकिंग क्या हो जाता है, और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. A rational consumer or as decision maker would seek information about potential decisions and carefully integrate. Right? देखो, कोई भी रैशनल कंज्यूमर क्या करता है, कोई भी रैशनल कस्टमर क्या करता है. सो जब वो डिसीजन लेने जाता है ना, तो वो इंफॉर्मेशन सीख करेगा, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहेगा अबाउट द पोटेंशियल डिसीजन. जो भी डिसीजन वो लेने जा रहा है, हमने कहा कार खरीदने जा रहा है, तो वो चाहेगा कि उसके बारे में उसको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले. तो वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करेगा. शोरूम गया या इंटरनेट पे सर्च किया या दोस्तों से बात करी, तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है, कैसा एक्सपीरियंस है, एंड ही इज कलेक्टिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. इसके अलावा उसके पास पहले से खुद का भी नॉलेज है, तो वो जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और उसका जो नॉलेज है वो दोनों को इंटीग्रेट करेगा, दोनों को यूज करेगा. केयरफुली इंटीग्रेट विद द एग्जिस्टिंग नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट के बारे में जो उसका एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके साथ उस इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट कर लेता है. वो कहने का मतलब है जो अपना नॉलेज है वो तो है ही, इसके साथ साथ बाहर से भी हम बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे. आफ्टर वेइंग द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईच ऑप्शन दे वुड मेक अ डिसीजन. ठीक है, अब हमारे पास जानकारी आ गई, तो आपने कहा सर मेरे पास स्कॉर्पियो का ऑप्शन है, मेरे पास सेल्टॉस का ऑप्शन है, मेरे पास लेट्स से i20 का ऑप्शन है, मेरे पास मर्सिडीज का ऑप्शन है, मेरे पास BMW का ऑप्शन है. 5-6 ऑप्शन आपके क्रिएट हो गए. ठीक है, और इन 5-6 ऑप्शंस के बारे में आपने क्या किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया. वैसे मैं बता दूं ये सब अलग अलग सेगमेंट के कार हैं जिनकी प्राइसिंग अलग अलग है, तो इनका सेट ऑफ कस्टमर्स भी अलग अलग होता है. इस तरह के चॉइसेस आपके नहीं हो सकते. जनरली आप एक रेंज में जाते हो
और उस रेंज में जो कॉम्पिटिटिव ब्रांड है आप उसको इवेलुएट करते हो, ठीक है ना। तो जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ हम आ जाते हैं ना सही एग्जांपल पे। हमने कहा किया का सोनेट ले लो या i20 ले लो, राइट, ये दो हो गए, और आपने कहा एक मारुति का एक कार हमने रख लिया। तो ये तीन ब्रांड है आपके पास, और इन तीन ब्रांड को आप इवेलुएट कर रहे हैं। इसके बारे में आपके पास जो नॉलेज था आपने बाहर से जानकारी इकट्ठा करा, फिर आप देखते हैं कि किसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, किसका क्या माइलेज है, किसका क्या मेंटेनेंस कॉस्ट है। ये सब आप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को क्या करोगे, इवेलुएट करोगे, और उसके बाद आप डिसाइड कर लोगे कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर कार चाहिए, और आप उस कार को क्या कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं। दिस इज योर प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हमने बाहर से इन्फॉर्मेशन लाया, दोनों के इस्तेमाल से हमने अपना डिसीजन मेकिंग कर लिया। So here is the stages. The stages of decision making process can be described as, सबसे पहला problem recognition, कि आपको भाई चाहिए कोई particular product, identify an existing need or desire that is to be fulfilled. Number 2, search for alternative, अब आपने option ढूंढा. Number 3, seeking information on available alternative, information collect किया, pros cons को देखा, advantage and disadvantage को, फिर final choice कर लिया। मतलब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वाकई हमें जरूरत है किसी चीज की, मतलब हमें सॉल्यूशन कब चाहिए, जब प्रॉब्लम होगी तब तो सॉल्यूशन चाहिए। तो आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको ऑल्टरनेटिव ढूंढना है कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स मेरे पास अवेलेबल है जिससे मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। ऑल्टरनेटिव ढूंढने के बाद हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके प्रोज एंड कॉन्स देख लेना है, राइट, और फिर जाके हम अपना क्या कर सकते हैं, फाइनल चॉइस कर सकते हैं। यानी कि जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है उसमें क्या होता है, PAIF। दिस इज आवर प्रोसेस। 4 स्टेप का प्रोसेस है, प्रॉब्लम, ऑल्टरनेटिव, इंफॉर्मेशन एंड फाइनल चॉइस। प्रॉब्लम, ऑल्टरनेटिव, इंफॉर्मेशन एंड फाइनल चॉइस। पहले तो प्रॉब्लम समझना है कि हमें क्या प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हमें चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव देखते हैं कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिससे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उन अल्टरनेटिव्स के बारे में, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को देखते हैं, और फिर फाइनली हम अपना फाइनल चॉइस कर लेते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब देखो पोस्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है। सो वंस यू बॉट द कार, अब आपने गाड़ी खरीद ली, आपने क्या किया, मान लो आपने किया की कार खरीद तो ली आपने किया सोनेट, राइट। अब क्या हुआ, उसके बाद 1 महीने में उसमें कुछ एरर्स आने शुरू हो गए, ठीक है, जैसे बैटरी लीक होने लगा, करेक्ट। तो अब अगर बैटरी लीक होने लगा तो आप बोलते हो यार अभी तो मैंने 1 साल पूरे भी नहीं हुए, 2-3 महीने, 4 महीने, या 1 महीने नहीं, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने मैंने कार को यूज किया और आई एम फेसिंग ट्रबल, राइट। तो क्या आप सेटिस्फाई हो गए या डिससेटिस्फाई हो गए ब्रांड से, तो आप बोलोगे सर देयर विल बी डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम द ब्रांड। सो देयर इज द पोस्ट परचेज डिसीजन, जहां से रिकमेंडेशन आता है। तो अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आपको वो रेकमेंड नहीं करेगा, राइट। अगर प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है तो फिर वो रिकमेंडेशन करेगा, क्योंकि हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, बहुत पैसा लगाया है उसने उस प्रोडक्ट को प्रोक्योर करने में। तो दैट इज योर पोस्ट डिसीजन, मतलब इवैल्यूएशन करता है कि क्या उसके एक्सपेक्टेशंस थे और क्या एक्चुअली में मिल रहा है। तो आफ्टर मेकिंग अ डिसीजन एंड परचेजिंग अ प्रोडक्ट, द फाइनल फेज इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज इवैल्यूएटिंग द आउटकम। What is the post purchase decision? That the first step is evaluating the outcome. प्रोडक्ट को लेके जो बेनिफिट डिराइव किया है कस्टमर ने उसको वो इवैल्यूएट करेगा। द कंज्यूमर रिएक्शन में वैरी डिपेंडिंग अपॉन द सेटिस्फैक्शन। तो अगर सेटिस्फैक्शन है तो कस्टमर का रिएक्शन कैसा होगा, वंडरफुल। जैसे इस क्लास को करने के बाद आपका रिएक्शन कैसा होता है, वंडरफुल होता है ना। तो 2 घंटे का लेक्चर करने के बाद यू कम टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो आप अपने दोस्तों को क्या बोलते हो, है ना, कहां से लेने का, वहां से लेने का, सर से लेने का, सुमित सर से लेने का। क्यों कहते हो आप, बिकॉज यू आर सेटिस्फाइड। तो जैसे ही सेटिस्फैक्शन मिलता है अकॉर्डिंगली whoever consuming the product will react. So while a happy customer may make repeat purchase and recommend to others, customer with dissonance will neither purchase the product again nor recommend it to others. राइट। तो एक बच्चा क्या कहता है, सर फास्ट ट्रैक ऐसा है तो रेगुलर कैसा होता होगा। दैट इज द आइडिया, फास्ट ट्रैक ऐसा है तो रेगुलर कैसा होता होगा। तो रेगुलर भी ऐसा ही होता है कि एकदम मक्खन की तरह कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला जाता है। सो वंस यू आर सेटिस्फाइड यू विल रेकमेंड, राइट। दैट इज द बेसिक आइडिया, राइट। सो दिस इज द पोस्ट डिसीजन प्रोसेस। क्या बोलेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ आउटकम, evaluation of outcome, and if the customer is satisfied they will make the recommendation,
If they are not, they won't make the recommendation, right? So that is your post decision process and that is your customer behavior. बड़ा वाइटल टॉपिक, क्वेश्चन आ सकता है। 3 डोमेन हमने देखा था, 3 कंसेप्चुअल डोमेन्स की हम बात कर रहे थे। पहला एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, दूसरा इंटरनल इन्फ्लुएंस और तीसरा डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंडिविजुअली भी क्वेश्चन बन सकता है जहां स्टेजेस पूछ दिए जाए। तो हमने कहा 4 स्टेजेस में होता है। पहला प्रॉब्लम को देखते हैं कि भाई हमारे को जरूरत है किसी चीज की, फिर हम ऑल्टरनेटिव देखते हैं क्या क्या मार्केट में अवेलेबल है जो मेरी जरूरत को पूरी कर सकता है, फिर हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर हम फाइनल चॉइस ले लेते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर कस्टमर एंड कस्टमर बिहेवियर एंड दिस इज ऑल अबाउट योर मार्केट एंड कस्टमर। टॉपिक मेरा हेडिंग वही था, मेन टॉपिक मार्केट एंड कस्टमर। तो मार्केट के बारे में पढ़ा और कस्टमर्स के बारे में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया। Now there is an introduction of competitive strategy. So एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले ही बता दूं, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी का छोटा सा इंट्रोडक्शन। इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा क्वेश्चन पे आना है। एंड हमारा जो क्वेश्चन अब यहां होगा दैट इज द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एनालिसिस का 5 स्टेप होता है और फिर जो अगला क्वेश्चन आता है जिसको हम कहते हैं KSF, की सक्सेस फैक्टर्स, और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2 ही टॉपिक है, ध्यान से पढ़ो। फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे इस चैप्टर का जो हमारा डिसाइडेड है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, राइट। सो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी से हम क्या समझते हैं, आप याद करो कि हमारे पास 3 स्ट्रैटेजिक लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे ऊपर कॉर्पोरेट, फिर बिजनेस, फिर फंक्शनल लेवल। हमने कहा था कि हम किस तरह के बिजनेस में होना चाहते हैं, तो ये डिसीजन होता था कॉर्पोरेट लेवल पे। लेकिन जब हम बिजनेस लेवल पे आते थे तो फिर हमें डिसाइड करना होता था कि हम अपने कंपटीशन को कैसे डिफीट कर सकते हैं। और कंपटीशन को डिफीट करने के लिए कॉन्सेप्ट आया कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी का। कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी है जिसकी मदद से हम अपने कंपटीशन को डिफीट करेंगे। नाउ व्हाट इज द आइडिया हियर, हम अगर किसी भी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं तो वहां बहुत सारे राइवल्स हैं, हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जिनसे हमें फाइट करना होता है। और शुरू में ही हमने कहा था कि कंपटीशन में विन विन सिचुएशन आपको जल्दी नहीं मिलेगा। मार्केट में, बिजनेस में जनरली आप देखोगे अगर एक बिजनेस विन करेगा तो दूसरा लूज करेगा। और हर एक बिजनेस क्या चाहता है कि वो नंबर 1 बने, ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर उसके पास हो, है ना, उसका प्रॉफिट क्या हो, हाई हो। ये हर एक बिजनेस चाहेगा। ये कैसे पॉसिबल है? तो हमने कहा था इसका एक तरीका ये है कि व्हेन वी टॉक ऑफ द स्ट्रैटेजी, तो स्ट्रैटेजी कहता है कि यूनिकनेस क्रिएट करो, क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं हो। So if you are able to create competitive advantage, in that case your product will be perceived unique by the customer. और कस्टमर अगर आपके प्रोडक्ट को यूनिक परसीव करता है, इफ यू आर एबल टू क्रिएट डिफरेंशिएशन और इफ यू आर एबल टू क्रिएट ब्रांड आइडेंटिटी, तो उस कंडीशन में कस्टमर आपसे बाय करेंगे। सो दैट व्हाट वी हैव टू डू हियर अंडर द कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, राइट। तो हमें क्या करना है, कॉम्पिटिशन को डील करना है, कॉम्पिटिशन को बीट करना है, कॉम्पिटिशन से आगे रहना है। इसके लिए हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना पड़ता है एंड फॉर दैट पर्पस वी हैव टू हैव द कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। अब इसको पढ़ना है हमें अगले चैप्टर में। यहाँ एक इंट्रो थियरी दिया हुआ है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और जो भी थियरी दिया हुआ है वो ऑलरेडी आप पहले से जानते हो। चूंकि इसे हमें बहुत डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ना है, सारे स्ट्रैटेजी को, डिफरेंशिएशन को, कॉस्ट लीडरशिप को, फोकस को, बेस्ट कॉस्ट को, तो फिर वहां तो आप बहुत ज्यादा इसके बारे में सुनोगे। So competition is a fundamental attribute of economic system. हमने कहा था it is not bad luck, it is natural, it will happen. It's a fundamental attribute. And business, and it is frequently connected with the small and large organizations. Business compete with each other for the same set of customers. हम जानते हैं कि इंडस्ट्री में क्या होता है, same set of customers होते हैं, तो they compete with each other for the same set of resources and customer. Within an industry, competition is frequently encouraged with the wider goal of attaining and achieving higher quality service or superior good that the firm may manufacture or develop. So अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं, उसमें आपको ना ये सेकंड लाइन का मीनिंग समझ में आ जाएगा कि कस्टमर इज गुड फॉर बिजनेस। अगर मैं आपसे पूछ दूं कस्टमर इज गुड, सॉरी, कंपटीशन इज गुड फॉर बिजनेस, तो आपका जवाब क्या होगा, यस और नो। देखो, कंपटीशन इज बैड लक, तो आपने कहा नो, कंपटीशन इज नॉट अ बैड लक, इट्स अ फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ बिजनेस, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इट विल हैपन फॉर श्योर, सो इट्स नॉट अ बैड लक, ठीक है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि कंपटीशन इज गुड फॉर बिजनेस, तो अब आपका जवाब ना नहीं होना चाहिए, आप बोलोगे हाँ, तो अब बोलोगे फिर सर कैसे, क्योंकि कंपटीशन से तो प्रॉफिट डिक्लाइन होता है, तो ये बिजनेस के लिए अच्छा कैसे हो सकता है, क्योंकि वही कंपटीशन आपको मोटिवेट करता है बेटर करने के लिए,
वो कंपटीशन आपको मोटिवेट करता है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, अपने सर्विसेज को और बेटर करने के लिए वो कंपटीशन आपको मोटिवेट करता है। तो अगर इंडस्ट्री में कंपटीशन है तो फिर बेटरमेंट ऑफ सर्विसेज भी होता है, बेटरमेंट ऑफ क्वालिटी भी होता है, तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, हेल्प भी करता है। तो ये इसी चीज को आपने क्या कहा कि इट इज फ्रिक्वेंटली एनकरेज्ड विद अ वाइडर गोल ऑफ अटेनिंग एंड अचीविंग हायर क्वालिटी सर्विस एंड सुपीरियर गुड्स। तो इसको फ्रिक्वेंटली इसलिए प्रमोट किया जाता है ताकि हायर क्वालिटी सर्विस दिया जा सके, सुपीरियर गुड्स को अचीव किया जा सके। The competitive strategy of a business is concerned with how to compete in the business areas in which the organization operates. As I told you, the competitive strategy is basically, how to defeat competitor. It deals in creating competitive advantage to defeat competition. So, आपके तो in other words, competitive strategy define how a firm expect to create and sustain competitive advantage over competitors. So, how a firm, is going to create and sustain competitive advantage over competitor, that is what the competitive strategy is. How can we do that? आप कहते हो through differentiation, through cost leadership, through focus, और ये हमें पढ़ना है अगले चैप्टर में। The competitive strategy of a firm within a certain business field is analyzed using two criterion. पहला, creation of competitive advantage and protection of competitive advantage. इसको ध्यान में रखना है, आगे फिर से आएगा, फिर से रिपीट करूंगा। सो क्रिएट करना और सस्टेन करना दोनों बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहां भी देखो आपने क्या कहा है, क्रिएट एंड सस्टेन। किसकी बात करते हो आप, क्रिएट करने की, सस्टेन करने की। सो यू हैव टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड यू हैव टू सस्टेन इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि अगर आप इसको सस्टेन करोगे ना, बचा के रखोगे, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। अगर मान लो आपके पास कुछ एडवांटेज आपने क्रिएट किया बट कॉम्पिटिटर उसको कॉपी कर ले, तो फिर क्या उसका बेनिफिट आपको मिला, उसका फायदा आपको मिला, नहीं मिला ना। तो हम क्या कहते हैं, क्रिएट करना है और साथ ही साथ उसको सस्टेन करना है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल आपने पढ़ा था, उसका जिक्र है, इस पैराग्राफ को इग्नोर करो। ये 3-4 पॉइंट हमारे लिए क्या है, काफी है टू गेट द आइडिया ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। नाउ यू नो एग्जैक्टली कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी में क्या करते हैं हम, वी क्रिएट एंड सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर्स। दैट्स इट, सिंपल एज इट इज, एक लाइन में, राइट। बाकी हम इसको अगले चैप्टर में तो बड़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब ये आया ही क्यों सर, ये आया ही क्यों, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी थियरी था इसका। अब बोलोगे सर ये आया ही क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये इंट्रोडक्टरी थियरी है इसका, बिकॉज कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को इस चैप्टर में डाला गया। दिस इज अ काइंड ऑफ एनालिसिस, और इस एनालिसिस में हम कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करते हैं, इसीलिए कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी को पहले दे दिया गया कि एक इंट्रोडक्शन रहे और साथ ही साथ फटाक से ये टॉपिक क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए, राइट। तो क्या सर यहां से क्वेश्चन आएगा, अरे ना बाबा ना, सीधा यहां से क्वेश्चन आएगा, कई बार आ चुका है, सीधा वो आपसे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप पूछेंगे, राइट। इस एरिया ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी से कोई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आ सकता। आ जाओ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का क्या मतलब है, राइट। सो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप ना, सबसे पहली बात तो क्या हो गया, इट्स अ काइंड ऑफ एनालिसिस। इसमें हम करते क्या है, हम एनालिसिस करते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ एनालिसिस। किसका एनालिसिस, कॉम्पिटिटर का एनालिसिस। देखो अब आप किसी भी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो और आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना है, तो क्या आप अपने कंपटीशन को एनालाइज करोगे या नहीं करोगे? क्या बिना कंपटीशन को, कॉम्पिटिटर को एनालाइज किए हुए हम एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं? नहीं। क्या बिना कॉम्पिटिटर को एनालाइज किए हुए हम अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। तो वी हैव टू नो, हम जिस किसी भी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, वी हैव टू नो कि मेरा कॉम्पिटिटर कौन है, मेरा कॉम्पिटिटर कैसा है, क्या है, क्योंकि उसी के हिसाब से मैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। तो फॉर दैट पर्पस वी हैव अ टूल कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एनालिसिस। अब सवाल आता है ये होगा कैसे? तो आप बोलोगे ठीक है सर, हमें कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना है तो ये होगा कैसे? तो सबसे पहले यू नीड टू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट योर कॉम्पिटिटर्स। हमें हमारे कॉम्पिटिटर के बारे में जानकारी इकट्ठा करना होगा, एंड इंफॉर्मेशन अबाउट कॉम्पिटिटर इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। उसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉम्पिटिटर। तो पहले तो वी नीड टू हैव द कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, बेस्ड ऑन दैट वी विल बी डूइंग आवर एनालिसिस। तो वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट कॉम्पिटिशन। तो कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले हम कहते हैं आइडेंटिफाई योर कॉम्पिटिटर्स। आपको अपने कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करना होगा। हु आर योर कॉम्पिटिटर्स? तो वहां बहुत सारे फर्म्स हो सकते हैं, इंडस्ट्री में बहुत सारे बिजनेसेस हो सकते हैं, सब आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं होता।
तो आपको देखना होगा कौन मेरा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, कौन मेरा इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। तो पहले स्टेज में तो आपको यही करना चाहिए कि आपको अपने कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करना चाहिए। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द कॉम्पिटिटर, अब आपको पता है कि भाई ये हमारे पास ABCDE ये फर्म्स हैं जो मेरे कॉम्पिटिटर है ना, ये 5 फर्म्स हैं जो मेरे कॉम्पिटिटर हैं। तो वंस यू अंडरस्टैंड, यू आइडेंटिफाई योर कॉम्पिटिटर, तो आइडेंटिफिकेशन से क्या होता है, हमने तो सिर्फ जाना कि ABCDE मेरा कॉम्पिटिटर है, बट अभी तक तो उसके अंदर की बातों को हम समझ नहीं पा रहे हैं। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर। पहले आपने आइडेंटिफाई किया, फिर आप अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंड कैसे करेंगे सर? तो अंडरस्टैंड करने के लिए आपको उसके मूव्स को समझना होगा, आपको उसके प्रोडक्ट्स को देखना होगा। अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर का मतलब है व्हाट आर दे सेलिंग, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे आर सेलिंग टू द कस्टमर्स, व्हाट आर देयर एक्शंस, व्हाट आर देयर स्ट्रेटजीज। तो जैसे ही आपने उसके प्रोडक्ट का इवैल्यूएशन किया, उनके एक्शंस को देखा, उनके स्ट्रेटजीज को स्टडी किया, यू कम टू अंडरस्टैंड योर कॉम्पिटिटर। आप समझ पाओगे कि आपका कॉम्पिटिटर किस तरह का है, किस तरह की स्ट्रेटजी को बना रहा है, किस तरह का प्रोडक्ट बेच रहा है, उसके प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, क्या क्वालिटीज हैं, क्या बेनिफिट्स वो कस्टमर को दे रहा है। ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो पहले आपने कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई कर लिया ABCDE, फिर आपने उसको समझा, पांचों के पांचों को। अब आपको देखना होता है कि भाई ये जो मेरे कॉम्पिटिटर हैं इनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, मतलब कौन कौन सा एरियाज है जिसमें ये बहुत अच्छे हैं। आपको उनके स्ट्रेंथ को समझना होगा, क्योंकि वही स्ट्रेंथ आपको काउंटर करना है मार्केट प्लेस में। जाहिर सी बात है वो अपने स्ट्रेंथ के मदद से कस्टमर को वो दे रहे हैं जिसको आप काउंटर करने की कोशिश कर रहे हो। तो यू हैव टू सी देयर स्ट्रेंथ, कि उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कैसी है, उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसी है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है, उनका वर्कफोर्स कितना कॉम्पिटेंट है, राइट। आपको उनके स्ट्रेंथ्स को गेज करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। सो आपने कहा आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, फिर आप कहते हैं अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, फिर कहते हैं कि नो देयर स्ट्रेंथ्स। आपने उनके स्ट्रेंथ्स को देखा। स्ट्रेंथ्स देख के ही काफी है क्या? तो जवाब है नहीं। अब हम उनके वीकनेसेस को भी देखेंगे। वीकनेस तो होती है हर एक फॉर्म में, और हमें यह भी देखना है कि क्या उनके वीकनेसेस को वी एज अ बिजनेस एक्सप्लॉइट कर सकते हैं क्या। क्योंकि वीकनेस का मतलब हुआ है कि कहां वो लैक कर रहे हैं, उनमें कमी क्या है, और अगर उस कमी को आप पूरा कर देते हो तो उस कंडीशन में आपका प्रोडक्ट यूनिक हो जाएगा। सो यू हैव टू सी द वीकनेसेस एज वेल। तो कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई किया, कॉम्पिटिटर को अंडरस्टैंड किया, कॉम्पिटिटर का स्ट्रेंथ देखा, कॉम्पिटिटर का वीकनेस देखा। ये सारी जानकारी जब आपके पास आ जाती है ना, तो यू पुट ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर एंड देन यू विल बी एबल टू टेक योर डिसीजन। तो आखिरी स्टेप होता है पुट ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर। तो आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, स्ट्रेंथ को देखना, वीकनेस को देखना, एंड पुट ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर। ये 5 स्टेप में आप कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एनालिसिस करते हो। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है और इजी ही इसको रखना है हमें। सो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज अ बिजनेस एनालिसिस which identifies competitor, direct हो या indirect हो। Competitive landscape is about identifying and understanding the competitors. At the same time, it permits comprehension of their vision, mission, core value, niche market, strengths and weaknesses. यही था ना, यही 5 स्टेप है ना। 5 स्टेप से क्या बन गया? डेफिनेशन बन गया। तो पहले क्या कहा हमने कि आइडेंटिफाई करो कॉम्पिटिटर को, फिर क्या करो? अंडरस्टैंड करो कॉम्पिटिटर को, फिर उसके स्ट्रेंथ्स को देखो, फिर उसके क्या देखो? वीकनेसेस को देखो। इसी को हमने क्या कहा? इसी को हमने कह दिया पुट ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर। तो हमारा क्या बन जाता है? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एनालिसिस। तो स्टेप याद है तो डेफिनेशन याद है, उसी स्टेप को डेफिनेशन बना के लिख दो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप रिक्वायर्स एन एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। ये भी हमने बात करी। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस का मतलब क्या था? इंफॉर्मेशन अबाउट कॉम्पिटिशन। तो जाहिर सी बात है इंफॉर्मेशन तो चाहिए ना, इंफॉर्मेशन के एप्लीकेशन से ही तो ये एनालिसिस होगा, वरना होगा ही नहीं, राइट। नाउ वी हैव टू सी द स्टेप्स। Now see the steps to understand the competitive landscape. सबसे पहला identify the competitor. As I told you, the first step to understand the competitive landscape is to identify the competitors in the firm's industry and have actual data about their market share. उनका market share क्या होगा? तो आपने क्या करना है? पहले स्टेप में identify the competitors. कॉम्पिटिटर को क्या करो? आइडेंटिफाई करो एंड गेट एक्चुअल डेटा ऑन देयर मार्केट शेयर। और ये समझो कि उनका मार्केट शेयर क्या है। तो मार्केट शेयर क्यों इंपॉर्टेंट है यहां सर? क्योंकि इससे पता चल जाता है कि कितना बड़ा कंपनी है वो, है ना। जैसे कहते हैं हु आर द कॉम्पिटिटर्स एंड हाउ बिग आर दे, है ना। आ गया ना ये सवाल। तो मार्केट शेयर से ये पता चल जाता है कि कंपनी कितनी बड़ी है।
तो आपका कॉम्पिटिटर कौन है और वो कितने बड़े, इसको समझना है सबसे पहले, नंबर 2। उसके बाद चले जाते हैं अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर पे। तो क्या कहा था आपने, व्हाट आर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उनके क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं। सो वंस द कॉम्पिटिटर हैव बीन आइडेंटिफाइड, द स्ट्रेटजिस्ट कैन यूज मार्केट रिसर्च रिपोर्ट या इंटरनेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, इंडस्ट्री रिपोर्ट एंड वेरियस अदर सोर्सेज टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय देम इन डिफरेंट मार्केट्स। सो आप डिफरेंट सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हो ना, आप डिफरेंट रिपोर्ट्स देख सकते हो, रिसर्च रिपोर्ट्स, या इंटरनेट यूज कर लो, या आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे वहां से मिलेगा, सोशल मीडिया से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, या इंडस्ट्री की जो रिपोर्ट्स छपते हैं वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी, है ना, या किसी और सोर्सेज से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे कि वो आखिर बेच क्या रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को वो बेच रहे हैं। दैट्स योर स्टेप नंबर 2। वंस यू अंडरस्टैंड इट, नाउ यू गो फॉर द स्ट्रेंथ्स। सो डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। आप कॉम्पिटिटर्स के स्ट्रेंथ को समझते हैं, जैसे उनका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, व्हाट गिव्स देम कॉस्ट एंड प्राइस एडवांटेज, अगर उनको कॉस्ट एडवांटेज है तो क्यों है, व्हाट दे आर लाइकली टू डू नेक्स्ट, वो क्या करने जा रहे हैं, हाउ स्ट्रॉन्ग इज देयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, व्हाट आर देयर ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ। आप डिफरेंट स्ट्रेंथ को देखते हैं कि उनका प्रोडक्शन स्ट्रेंथ क्या है, उनका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, उनका ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ क्या है, उनका मार्केटिंग स्ट्रेंथ क्या है। इन सारे स्ट्रेंथ को आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे। सेम क्वेश्चन इज गिवन हियर, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, एक बार खुद से क्या करना, गो थ्रू कर लेना, जरूरत वैसे है नहीं। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को इसके साथ दिमाग में रखना है, दैट्स इट। तो क्या करना है, डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। वंस यू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ, देन यू गो फॉर द वीकनेस। डिटरमिन द वीकनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। वीकनेस का मतलब क्या हुआ, वेयर आर दे लैकिंग, उनमें क्या कमी है, क्योंकि उस कमी को हम एक्सप्लॉइट करेंगे। तो आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर द कॉम्पिटिटर इज लैकिंग और इज वीक। किस एरिया में कॉम्पिटिटर लैक कर रहा है, जैसे मान लो आपने प्रोडक्ट क्वालिटी की बात कर ली, जब वीकनेस को ढूंढा आपने, तो आपने देखा कि प्रोडक्ट में सिक्योरिटी फीचर नहीं है। तो अगर प्रोडक्ट में सिक्योरिटी फीचर नहीं है तो ये उनका वीकनेस है। तो अगर आप सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करोगे ना, तो जाहिर सी बात है कस्टमर आपको यूनिक मानना शुरू कर देंगे। So weakness can be identified by going through the consumer reports and review appearing in various medias. Financial strength and weaknesses can also be learned from the annual reports. Financial strength और weakness के लिए annual report को रेफर करो, बाकी consumer reports आप देख सकते हैं, reviews देख सकते हैं, जो product reviews होते हैं कस्टमर के द्वारा, उसमें भी weakness का पता चलता है। And once it is done, then you put all information together. तो सारे information को एक साथ लाओ, you will get your, complete idea. So at this stage, the strategy should put together all information about competitors and draw inference about what they are not offering and what the firm can do to fill in the gaps. तो आपने strengths weakness को समझा है ना, आपने उनके प्रोडक्ट को समझा है, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि वो कहां लैक कर रहे हैं, वो क्या ऑफर नहीं कर रहे हैं, what they are not offering and what you can do to fill the gap, और आप क्या कर सकते हो उस गैप को फिल करने के लिए। So that you will be able to conclude. What will the business do with this information? What improvement does the firm need to make? And how can the firm exploit the weakness of the competitor? तो ये जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया है, इस इंफॉर्मेशन को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, आप किस तरह का इंप्रूवमेंट खुद में ला सकते हैं, और साथ ही साथ आप ये भी देखते हो कि आप अपने कॉम्पिटिटर के वीकनेस को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तो 5 स्टेप का ये एनालिसिस है बालक। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एनालिसिस हमेशा से हॉट टॉपिक रहा है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, फिर अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, फिर नो द स्ट्रेंथ या डिटरमिन स्ट्रेंथ, फिर डिटरमिन वीकनेस एंड फिर पुट ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर। आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर में कहा हु आर द कॉम्पिटिटर, हाउ बिग आर दे। अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर में कहा व्हाट आर दे सेलिंग। डिटरमिन स्ट्रेंथ में कहा व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ्स एंड डिटरमिन वीकनेस में कहा व्हाट आर देयर वीकनेसेस। पुट ऑल इन्फॉर्मेशन टुगेदर में कहा सारे इन्फॉर्मेशन को एक साथ लाओ, ये कंक्लूड करो कि वो कहाँ लैक कर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं उस गैप को फिल करने के लिए। गैप को फिल करो, यू विल बिकम यूनिक एंड यू विल बी एबल टू डिफीट योर कॉम्पिटिटर। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एनालिसिस। डन। नाउ वी हैव टू गो टू द की सक्सेस फैक्टर्स फॉर कॉम्पिटिटिव सक्सेस। इसको हम कहते हैं KSF। ठीक है, अब ये सब जो आप पढ़ रहे हो ना, ये सब इंडस्ट्री में ही हो। आप टेक्निकली अगर देखा जाए तो आप इंडस्ट्री में ही डिफरेंट टूल्स को यूज कर रहे हो। आपने 5 फोर्सेस को यूज किया था कंपटीशन को समझने के लिए, अभी आपने कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एनालिसिस को देख लिया। उसी एनवायरमेंट में आपका कस्टमर भी है, तो कस्टमर के बिहेवियर को समझने के लिए आपने कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस को पढ़ लिया। तो आप टेक्निकली आप इंडस्ट्री को ही एनालाइज कर रहे हो, डिफरेंट टूल्स की मदद से डिफरेंट फैक्टर्स को आप एनालाइज करते हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द KSF, की सक्सेस फैक्टर्स। और ये बालक आपका क्या है, ये आपका आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। नाउ व्हाट इज की सक्सेस फैक्टर्स। देखो अब जरा सोचो, किसी भी इंडस्ट्री में, है ना, कॉन्सेप्ट को समझ लो, बहुत सिंपल है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी इंडस्ट्री में नाउ दे आर कस्टमर्स,
करेक्ट। अब क्या होता है कि एज अ बिजनेस अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हो तो आप सक्सेस करोगे या नहीं करोगे, इसका एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट होता है केएसएफ। इसको की सक्सेस फैक्टर्स कहते हैं। क्या मतलब है इसका? देखो, कोई भी फर्म इंडस्ट्री में सक्सेस कब करेगा बताओ मुझे। बिल्कुल सही जवाब, जब वो बेच पाएगा, जब वो सेल कर पाएगा, जब वो प्रॉफिट अर्न कर पाएगा, जब वो ग्रो कर पाएगा, तभी सक्सेस हुआ ना सर। तो अगर कंपनी ग्रो करती है, कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, कंपनी सेल कर पाती है, तो ये कैसे कंपनी कर पाएगी? तो इसका बहुत बड़ा प्री कंडीशन है कि क्या आपके प्रोडक्ट को कस्टमर प्रेफर कर रहा है। अगर आपके प्रोडक्ट को कस्टमर प्रेफर करता है और आपके प्रोडक्ट को कस्टमर बाय करता है, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट बी बेस्ट फॉर द एंटायर इंडस्ट्री। आप सारे कस्टमर के लिए बेस्ट नहीं हो सकते, बट आपका एक टारगेट सेगमेंट है, आपका एक टारगेट कस्टमर है जो आपके प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहा है, वो आपके प्रोडक्ट को बाय कर रहा है। इन दैट केस यू विल बी एबल टू अर्न द प्रॉफिट। आप क्या कर पाओगे? प्रॉफिट अर्न कर पाओगे ना। दैट इज व्हाट द केएसएफ टेल्स अस अबाउट। You know, if you want to get success in an industry, you have to have the understanding of the KSF. क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में सक्सेस पाने के लिए आपको केएसएफ प्रोवाइड करना होगा। अब सवाल आता है, सर ये केएसएफ क्या हुआ? तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लेट्स टॉक अबाउट द मोबाइल फोन। ठीक है, जब आप मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं तो कुछ बड़े ही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो हर एक बायर करता है। जैसे बायर क्या करता है? टच स्क्रीन का लाइफ पूछता है कि इसका टच स्क्रीन कितने दिनों में खराब हो जाएगा। या बायर क्या करता है? बैटरी लाइफ पूछता है कि अगर एक बार मैंने बैटरी को चार्ज किया तो ये कितने दिनों तक चलेगा, कितने घंटे तक ये मुझे बैकअप देगा। ठीक है, अब जरा सोचो, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बैटरी लाइफ बोले तो ये बहुत ही क्रिटिकल है मोबाइल हैंडसेट इंडस्ट्री में। ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है बैटरी लाइफ। एंड कस्टमर्स इसके आधार पे ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें फोन खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो वो फैक्टर जिसके आधार पे कस्टमर अपना डिसीजन लेता है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उस फैक्टर को हम केएसएफ कहते हैं। सो की सक्सेस फैक्टर वो फैक्टर है जिस फैक्टर पे आधारित होकर कस्टमर अपना परचेज डिसीजन करता है। अगर इस फैक्टर के अलावा किसी और कारण से अगर आपका प्रोडक्ट बिक रहा है तो दैट सक्सेस इज नॉट गोइंग फॉर द लॉन्ग टर्म। वो लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं होगा। राइट? क्यों नहीं होगा? क्योंकि केएसएफ ही वो फैक्टर है जिस पे आधारित होकर कस्टमर क्या करता है? किसी प्रोडक्ट को चूज करता है। तो कस्टमर के पास मान लो 3 ब्रांड है, 3 ब्रांड को उसने इवैल्यूएट किया, वो किसी एक को चूज कर रहा है, तो किस आधार पे कर रहा है? केएसएफ के ही आधार पे कर रहा है। तो दूसरे शब्दों में आप कहते हो केएसएफ वो फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स पे आधारित होकर मल्टीपल ब्रांड में से किसी एक ब्रांड को कस्टमर क्या कर रहा होता है? चूज कर रहा होता है। दैट इज व्हाट द केएसएफ इज। So an industry KSF are those things that most affect industry members' ability to prosper in the marketplace. तो ये आपके प्रॉस्पर होने के चांसेस को अफेक्ट करता है। आप तभी प्रॉस्पर होगे when you have the understanding of the KSF and you are providing the KSF. The particular strategy elements, product attributes, resources, competencies, competitive capabilities, and business outcome that spell the difference between the profit and loss and ultimately between the competitive success or failure. So KSF क्या है? हम कहते हैं वो फैक्टर्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्टिंक्शन क्रिएट करते हैं। KSF वो फैक्टर्स हैं जो सक्सेस और फेलियर के बीच के गैप को बताते हैं। तो अगर इफ यू आर हैविंग द KSF of to operate in that industry only, then certainly you will get the success. नहीं है, then you will have the failure. KSF by their very nature are so important that all firms in the industry must pay close attention to them. तो हर एक फर्म को क्या करना होगा? अटेंशन देना होगा। अब जरा सोचो, तो सर क्या सारे इंडस्ट्री का KSF सेम होगा? हो सकता है क्या? आपको लगता है हर एक इंडस्ट्री में सक्सेस करने के कंडीशन सेम होते हैं क्या? नहीं, क्योंकि सारे कस्टमर्स का अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से क्या होता है? उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग होती है। तो क्या सारे इंडस्ट्री का केएसएफ सेम होता है? आप बोलना बिल्कुल भी नहीं। केएसएफ वैरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग केएसएफ होंगे। ठीक है, यहां एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल ये बनता है, देखो, द आंसर टू द 3 क्वेश्चन हेल्प आइडेंटिफाई इंडस्ट्री केएसएफ। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द इंडस्ट्री केएसएफ। तो कहते हैं 3 सवाल पे ध्यान दो, तीनों सवाल को ध्यान से समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग। सबसे पहला, किस आधार पे कस्टमर बहुत सारे ब्रांड में से एक को चुनता है?
जिस आधार पे कस्टमर बहुत सारे सेलर्स में से एक ब्रांड को चूज करता है वही केएसएफ है। हाउ टू आइडेंटिफाई द केएसएफ, कैसे आइडेंटिफाई करें? तो हमने कहा ये देखो कि किस आधार पे कस्टमर बहुत सारे में से एक ब्रांड को चूज करता है। अगर आपको वो पकड़ में आ जाए तो वही केएसएफ है। जैसे हमने क्या कहा कि 3 ब्रांड में से कस्टमर ने बैटरी लाइफ के आधार पे एक ब्रांड को चूज कर लिया, तो उसका मतलब बैटरी लाइफ ही केएसएफ है। नंबर 2, अब केएसएफ किसके बारे में? हमने कहा सर इट मे बी कंसर्न विद द कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज, इट मे बी कंसर्न विद द रिसोर्सेज और द प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, किसी से रिलेटेड हो सकता है। तो सेकंड आ जाओ, किसी भी फर्म को सक्सेस होने के लिए, किसी भी फर्म को सक्सेस होने के लिए, कॉम्पिटिटिवली सक्सेसफुल होने के लिए क्या रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज होनी चाहिए? क्या रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज होनी चाहिए? किसी फर्म के को सक्सेस होने के लिए जो रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड है वही केएसएफ है, होगा ना? क्योंकि आप कहते हो इस इंडस्ट्री में, पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सक्सेस के लिए पर्टिकुलर रिसोर्स रिक्वायर्ड है, और अगर वो रिसोर्स आपके पास है तो केएसएफ हुआ ना। तो आप क्या कहते हो? व्हाट रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज डज अ सेलर नीड टू हैव टू बी कॉम्पिटिटिवली सक्सेसफुल? तो क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है किसी भी सेलर के लिए, क्या कैपेबिलिटीज सेलर के पास होनी चाहिए जिससे वो सक्सेस पा सके? तो वही कैपेबिलिटीज क्या है? केएसएफ। पहला क्या कहा आपने? कस्टमर किस आधार पे मल्टीपल प्रोडक्ट में से किसी एक को चूज करता है, ये आपको पता चलता है, तो आपने केएसएफ को आइडेंटिफाई कर लिया। अगर आपको ये पता चल जाता है कि कंपनी को सक्सेस किस रिसोर्स और कैपेबिलिटीज के आधार पे मिलती है, तो वही रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज क्या हो जाएगा? केएसएफ हो जाएगा। एंड थर्ड, व्हाट डज इट टेक फॉर सेलर टू अचीव अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? किस तरह से, किस आधार पे सेलर क्या कर रहा है? सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर पा रहा है, तो वही आपका क्या हो जाएगा? आपका केएसएफ हो जाएगा। सो ये 3 तरीके हैं, 3 वे में आप क्या कर सकते हो? केएसएफ को आइडेंटिफाई कर सकते हो। केएसएफ को आइडेंटिफाई करना इज अ टिपिकल टास्क, है ना? इट विल टेक सम मेटिकुलेट अप्रोच। एट द सेम टाइम रॉन्ग केएसएफ भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और रॉन्ग केएसएफ आपके स्ट्रैटेजी को फेल करा सकता है, राइट? तो इन सब बातों का हमें ध्यान में रखना होता है व्हेन यू आर अप्लाइंग दिस प्रैक्टिकली इन द रियल लाइफ। तो पहले आपने क्या कहा? ये कस्टमर किस आधार पे 3 प्रोडक्ट में से एक को चूज करता है, वो केएसएफ है। फिर आपने कहा कि किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल होने के लिए क्या रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी रिक्वायर्ड है, वही केएसएफ है। फिर आपने कहा कि एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट करने के लिए क्या क्या चाहिए, वही केएसएफ है। ठीक है, दिस इज योर केएसएफ। हाउ गेनिंग कॉम्पिटिटिव सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय excelling at one particular KSF is fruitful competitive strategic approach। ठीक है, तो अगर हम किसी एक KSF पे एक्सेल करते हैं, किसी एक KSF पे फोकस किया और उस पे क्या कर लिया? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर लिया, तो हाउ दैट इज फ्रूटफुल? इज दैट अ फ्रूटफुल अप्रोच और नॉट? है ना, वो सही अप्रोच होगा या नहीं होगा? तो देखो, डिटरमाइनिंग इंडस्ट्री KSF give prevailing and anticipated industry and competitive condition is a top priority analytical consideration। मतलब सीधी सी बात है कि understanding KSF is top priority analytical consideration। You have to understand the KSF, पहली बात। दूसरी बात, at the very least manager need to understand the industry situation well enough to know what is more important to competitive success and what is less important। So when you know the KSF, you know what is more important, what is less important, है ना? They need to know what kind of resources are competitively valuable, किस तरह के रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज ज्यादा वैल्यूएबल है, जिस पे हमें फोकस करना है ना? तो हमने क्या कहा था कि यही तो होता है क्या? केएसएफ। इन कॉन्ट्रास्ट, एन ऑर्गेनाइजेशन विद परसेप्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्री केएसएफ कैन गेन सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय ट्रेनिंग इट्स स्ट्रेटजी ऑन इंडस्ट्री केएसएफ एंड डिवोटिंग इट्स एनर्जीज टू बीइंग डिस्टिंक्टिवली बेटर देन द राइवल्स ऑन वन और मोर ऑफ द फैक्टर्स। सो अगर कोई भी फर्म है ना, कोई भी फर्म है, अगर दे हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केएसएफ, तो अपनी स्ट्रेटजी को केएसएफ के अराउंड क्या कर सकते हैं? ट्रेन कर सकते हैं, और एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। करेक्ट? फर्दर वी से दैट द की सक्सेस फैक्टर वैरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। मैंने आपको पहले ही बताया था, एंड वेरी रेयरली डज एन इंडस्ट्री हैव मोर देन 3 or 4 की सक्सेस फैक्टर एट एनी टाइम। याद रखना है, 3 या 4 से ज्यादा की सक्सेस फैक्टर आपको एट ए टाइम नहीं दिखाई देता है किसी भी इंडस्ट्री में, एंड उस 3-4 में से भी 1 या 2 जो होता है वो बाकी को आउटरैंक कर देता है। तो आप केएसएफ का मतलब ये मत समझो कि 50-60 फैक्टर का आपको फोकस करना है, नहीं। 3-4 केएसएफ होता है, उसमें भी 1-2 जो होता है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी पे आपको अपनी स्ट्रैटेजी सेट करनी होती है, उसी के आधार पे आप अपनी स्ट्रैटेजी को क्या करते हो? डेवलप करते हो, राइट? सो दिस इज योर केएसएफ, एंड देन देयर इज द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग केएसएफ। क्या बोलोगे? पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग केएसएफ इज टू मेक जजमेंट अबाउट व्हाट थिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट टू सक्सेस एंड व्हाट थिंग्स आर लेस इंपॉर्टेंट।
To compile a list of every factor that matters even a little bit defeat the purpose of concentrating management attention on the factors truly critical to the long term competitive success. So क्या पर्पस है KSF को आइडेंटिफाई करने का? तो हम ये कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं। लिस्ट बना लो, सबका 150-200 फैक्टर बन जाएगा। अब 200 फैक्टर पे दिमाग लगाओ, है ना। अब कभी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बड़ा एम्बिगस हो जाएगा, ना आपकी स्ट्रैटेजी सही बैठेगी, कुछ भी नहीं होने जा रहा। हम कहते हैं ऐसे काम नहीं चलता। आपको क्या करना चाहिए? आपको KSF को आइडेंटिफाई करना चाहिए। 3 से 4 KSF आपको मिलेगा, उसमें भी 1 से 2 KSF जो होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपके पास 2 फैक्टर मिलके आ रहा है ना, तो आप 2 फैक्टर पे क्या कर सकते हैं? कंसंट्रेट कर सकते हैं। और 2 फैक्टर पे कंसंट्रेट करने का मतलब है कि आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे। उन फैक्टर्स पे कंसंट्रेट करके यू विल बी एबल टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, राइट। दिस इज इट, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। तो ये था बालक आपका सेकेंड चैप्टर। नाउ सी द क्वेश्चंस ऑफ द सेकेंड चैप्टर। क्या करते हैं हम लोग, एक बार सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। और उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उसको देखेंगे। आई होप आपने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस को थॉरली प्रैक्टिस कर लिया होगा। ये आपका सेकेंड चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, राइट। थर्ड चैप्टर में सेपरेट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा। तो ये इस लेक्चर के बाद जैसे ही खत्म होता है, आपको अपने बुक को ओपन करना है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, लिखने की कोशिश करनी है। कोई डिफिकल्टी होगी तो मुझे बतानी है, ठीक है। देखो, सुरेश सिंघानिया इज द ओनर ऑफ द एग्री बेस्ड प्राइवेट कंपनी इन संगरूर, राइट। एग्री बेस्ड प्राइवेट कंपनी का ओनर है सुरेश, राइट, इन पंजाब। हिज यूनिट इज प्रोड्यूसिंग प्योरी केचअप्स एंड सॉसेस। While its product have significant market share in the northern part of country, the sale are on decline in the last couple of years. Sale कहाँ है? Decline हो रहा है from the last couple of years. ठीक है। Have significant market share in northern part of country में इनका क्या था? Significant market share था, लेकिन अब सेल क्या हो रहा है? Decline हो रहा है पिछले 2 सालों से, कुछ सालों से, right? He seeks help of a management expert who advise him to first understand the competitive landscape. अब वो एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट के पास जाता है, अब बोलता है हमारा सेल क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। हम एग्री बेस्ड प्राइवेट कंपनी है, हमारा अच्छा खासा मार्केट शेयर था, बट हमारा सेल कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहा है, तो हम क्या करें? तो उसको एक्सपर्ट कहता है कि आप ना एक बार कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को एनालाइज करो। क्या कहता है एक्सपर्ट? आप कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को एनालाइज करो कि कहीं कोई कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में चेंज तो नहीं आ गया जिसकी वजह से आपका सेल गिर रहा है। और हम जानते हैं ना कि एनालिसिस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों हमने इसको कंटिन्यूअस कहा था? हमने कहा था सर लगातार करते रहना होगा, क्योंकि मार्केट डायनामिज्म चेंज होता रहता है। तो एक्सपर्ट सारा डेटा देखा, उसने सारे रिपोर्ट्स देखे होंगे, सेल्स रिपोर्ट देखा होगा, जो भी एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं उसको देखा होगा, राइट। और फिर वो क्या कंक्लूड करता है कि एक बार आप कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करो, आप कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एनालिसिस करो, आप ये देखो कि आपके कॉम्पिटिटर कौन है, उनके क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। क्योंकि अगर आपकी सेल गिर रही है तो किसी और की सेल बढ़ रही होगी, तो व्हाई इट इज हैपनिंग, तो यू शुड गो फॉर द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एनालिसिस। ठीक है, यहां तक आगे। अब कह रहा है, हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, एक्सप्लेन करो द स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय सुरेश सिंघानिया टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। हमसे सवाल उन्होंने पूछा कि ये बताओ सुरेश सिंघानिया किन स्टेप्स को फॉलो करेगा। यानी कि ये क्या पूछ रहा है हमें स्टेप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एनालिसिस पूछ रहा है। और कितने स्टेप्स हैं हमारे पास? टोटल 5 स्टेप्स हैं। पहले सुरेश क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा कॉम्पिटिटर को, फिर अंडरस्टैंड करेगा कॉम्पिटिटर को, फिर उनके स्ट्रेंथ को समझेगा, फिर उनके वीकनेसेस को समझेगा, फिर सारे इंफॉर्मेशन को एक साथ लेके आएगा और फिर अपनी स्ट्रैटेजी को अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगा, राइट। सो दिस इज योर 1 स्ट्रेट क्वेश्चन है। आपको 5 स्टेप्स को क्या करना है? एक्सप्लेन कर देना है सुरेश सिंघानिया के कंटेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इको कैरी बैग्स लिमिटेड और रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग, रिसाइक्लेबल है, इसको हम लोग हाईलाइट करके रख लेते हैं, and trading company has seen a potential in the ever-growing awareness around hazards of plastics and positive outlook of the society towards recycling and reusing plastic। तो अपॉर्चुनिटी क्या दिखा था इन्होंने कि लोगों में जागरूकता हो रही है ना, लोगों में क्या हो रही है? अवेयरनेस हो रही है हैजार्ड्स, प्लास्टिक से जो भी नुकसान हो रहा है उसको लेके, राइट। ये उसने देखा। सो अ मेजर कंसर्न फॉर इको कैरी बैग लिमिटेड आर पेपर बैग्स एंड ओल्ड क्लोथ बैग्स। Even though they are costlier than recyclable plastic bags, irrespective, they are being welcomed positively by the consumers। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है देखो कि इको कैरी बैग जो है ये रिसाइक्लेबल है लेकिन प्लास्टिक बैग है, रिसाइक्लेबल है लेकिन प्लास्टिक बैग है। और लोगों में प्लास्टिक को लेके क्या हो रहा है? अवेयरनेस बढ़ रहा है।
ठीक है. So positive outlook society towards recycling and reusing plastics, ever growing awareness around hazards of plastics. अब एक मेजर कंसर्न क्या आता है इसके सामने देखो. मेजर कंसर्न फॉर इको कैरी बैग लिमिटेड आर द पेपर बैग्स एंड द क्लोथ बैग. जो पुराने कपड़े से, ओल्ड क्लोथ बैग जो है आपका, जो कपड़े से बना हुआ बैग होता है, इसका प्रेशर आ रहा है, और पेपर बैग से इनको क्या हो रहा है, कंसर्न हो रहा है. इवन दो दे आर कॉस्टलियर, हालांकि वो महंगा है, देन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग, इरिस्पेक्टिव दे आर बीइंग वेलकम पॉजिटिवली बाय द कंज्यूमर. तो अब पेपर बैग थोड़ा महंगा है, लेकिन तो भी कस्टमर किसको प्रेफर कर रहे हैं, पेपर बैग एंड क्लोथ बैग को प्रेफर कर रहे हैं. ये थोड़ा एक्सपेंसिव है प्लास्टिक बैग से, लेकिन फिर भी लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं, यू नो, बिकॉज पीपल आर व्हाट, एनवायरमेंट सेंसिटिव. आपसे पूछ रहे हैं, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंपटीशन फ्रॉम पेपर बैग एंड ओल्ड क्लोथ बैग फॉल अंडर विच कैटेगरी ऑफ पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल फॉर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस. है ना इंटरेस्टिंग. आपको बताना है कि ये वाला जो है ना, क्या पेपर बैग और क्लोथ बैग जो है, ये 5 फोर्सेस मॉडल के किस फोर्स के अंदर जाएगा, इसको ये किस तरह का फोर्स हुआ, किस फोर्स के अंदर जाएगा. दिस इज व्हाट यू हैव टू आंसर, है ना. सोचो इसके बारे में, मैं इसमें आपको 2 सेकंड का टाइम दूंगा. सोचो इसके बारे में और आंसर सोचो कि इसका आंसर क्या होगा. ठीक है, आगे होगा दिमाग में, इतना टाइम काफी है ना, इससे ज्यादा टाइम नहीं. तो आपने क्या कहा कि भाई सर पेपर बैग और क्लोथ बैग, क्यों इससे डेंजर हो रहा है पता है, क्योंकि हम कहते हैं सर जो इसका रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग जो है, वो जिस नीड को एड्रेस कर रहा है ना, एग्जैक्टली सेम नीड को ये भी एड्रेस कर रहा है. तो ये बताओ ये क्या हो गए, पेपर बैग एंड क्लोथ बैग क्या हो गया. तो आप कहते हो सर ये हो गए सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट. क्या हो गए, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट. तो ये वाला कॉन्सेप्ट कहां गया, थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट. तो आपसे पूछा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंपटीशन फ्रॉम पेपर बैग एंड ओल्ड क्लॉथ बैग फॉल अंडर विच कैटेगरी ऑफ 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस. तो विच कैटेगरी, तो आप बोलोगे सर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, है ना. थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कहां गया, ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की कैटेगरी में चला गया, थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में चला गया. और फिर इसको एक्सप्लेन कर देना. आप जानते हो ना सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से भी क्या आता है, वो भी एक लेटेंट सोर्स ऑफ कंपटीशन है, वहां से भी हमें कंपटीशन देखने को मिलता है. करेक्ट. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3. नाउ बेबी टर्टल इज ए चिल्ड्रन क्लोथिंग ब्रांड. एक चिल्ड्रन क्लोथिंग ब्रांड है, बेबी टर्टल ब्रांड का नाम है. दैट हैज बीन क्रिएटेड अ न्यू एज डिमांड फॉर वॉशेबल डायपर्स. ऐसा डायपर जिसको आप वॉश करके यूज कर सकते हो, ऐसा उन्होंने डेवलप किया है. The major benefit for the brand has been that not many companies have shown interest in the product, thinking it is not viable. तो बहुत ज्यादा कंपनी इंटरेस्ट नहीं ले रही है कि भाई वॉशेबल डायपर कैसे नहीं चलेगा ये. However, customers, majorly working mothers, are loving their product. अब कॉम्पिटिटर्स ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, बट कस्टमर्स में वर्किंग मदर उसको प्रेफर कर रही हैं. The core material needed for production is also used in many other waterproofing products in various industry. तो जो इसमें मटेरियल यूज हो रहा है ना, कोर मटेरियल, वो डिफरेंट इंडस्ट्री में वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स में यूज हो रहा है. ठीक है, अच्छी बात है. बेबी टर्टल सोर्सेज दिस मटेरियल फ्रॉम अ रिनाउंड सप्लायर एट अ कंपैरेटिवली लो प्राइस. अब देखो ये जो मटेरियल जो है ना इसका, ये कहां से सोर्स कर रहा है, एक रिनाउंड सप्लायर से लो प्राइसेस पे. ठीक है. Which of the 5 forces of competitive pressure would Baby Turtle experience due to above setup, and what are major factors that create such pressure for a product? Do you think Baby Shark has an advantage? Baby Turtle होगा ना, Baby Turtle होगा ना. Baby Turtle has an advantage in some way to fight off this pressure. देखो अब ये आपसे क्या कह रहा है, ये सेटअप है बिजनेस का, और आपसे कह रहा है कि कौन सा कॉम्पिटिटिव प्रेशर बेबी टर्टल एक्सपीरियंस करेगा इस सेटअप में. फिर आपसे कह रहा है कि व्हाट आर द मेजर फैक्टर दैट क्रिएट सच प्रेशर, क्या मेजर फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये प्रेशर क्रिएट होता है. और फिर आपसे कह रहा है कि क्या डू यू थिंक बेबी टर्टल हैज एन एडवांटेज इन सम वे टू फाइट ऑफ द प्रेशर. क्या बेबी टर्टल के पास एडवांटेज है कि वो प्रेशर को फाइट ऑफ कर सके. ये 3 सवाल आपसे पूछे गए. अब सबसे पहले सवाल तो आइडेंटिफाई करो कि किस तरह का प्रेशर आएगा. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. देखो क्लोथिंग ब्रांड है, वॉशेबल डायपर्स है, बट कंपटीशन को इंटरेस्ट नहीं है. क्या कह रहा है, द मेजर बेनिफिट फॉर द ब्रांड हैज बीन दैट नॉट मेनी कंपनीज हैव शोन इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट. अब इसके 2 इंपैक्ट होंगे. अगर बहुत सारे कंपनी का इंटरेस्ट प्रोडक्ट में नहीं है,
तो कंपटीशन कम होगा, मतलब राइवलरी अमॉन्ग फर्म क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम तो खत्म हो गया, उससे तो बेबी टर्टल को टेंशन नहीं है। कॉम्पिटिटिव प्रेशर बेबी टर्टल के पास नहीं है यहां, क्योंकि राइवलरी अमॉन्ग फर्म क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, राइट। अब जरा सोचो, अगर बहुत सारी कंपनीज प्रोडक्ट नहीं बना रही हैं, इसका मतलब बायर के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन भी नहीं होगा। बायर के पास कब ज्यादा ऑप्शन होता, जब बहुत सारी कंपनीज प्रोडक्ट बनाती, बट बहुत सारी कंपनी तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, उनका कहना है कि ये अच्छा फॉर्मूला नहीं है, हम इसमें नहीं जाएंगे। तो ज्यादा ऑप्शन नहीं है, ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तो बायर का बार्गेनिंग पावर भी काम नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। तो बायर का बार्गेनिंग पावर भी काम नहीं करेगा। इस सेटअप में किसी भी न्यू एंट्रेंट का जिक्र नहीं है, न्यू एंट्रेंट खत्म। इस सेटअप में कोई भी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का जिक्र नहीं है, सब्स्टिट्यूट भी खत्म। तो ये 4 फैक्टर तो हमारी लिस्ट से बाहर निकल गए, बचा एक, सप्लायर। तो यहां देखो आगे मेंशन कर दिया इन्होंने कि वो एक रिनाउंड सप्लायर से लो प्राइसेस पे गुड्स को परचेज कर रहा है। तो प्रेशर यहां से आ सकता है सर, आ सकता है ना। तो आप बोलोगे इसका जो प्रेशर है ना, विच ऑफ द 5 फोर्सेस वुड बेबी टर्टल एक्सपीरियंस, तो पहले का जवाब क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। यहां से प्रेशर आएगा, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, क्योंकि बाकी से तो आ ही नहीं रहा है, सेटअप ही इस तरह का है, कंपटीशन नहीं है, तो बायर के पास ऑप्शन नहीं है, न्यू एंट्रेंट का जिक्र नहीं है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का जिक्र नहीं है, तो बचा क्या, बचा हमारे पास बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई। यहां से प्रेशर आएगा, ठीक है। अब ये क्यों प्रेशर आएगा, देखो लो प्राइस पे वो आपको दे रहा है, अब पूछ रहा है क्यों आएगा, अगला पूछ रहा है कि भाई क्यों ऐसा होगा, क्या हो सकता है। तो आप क्या बोलोगे कि सर 2 चीजें हो सकती हैं, एक, या तो वो क्या करे, प्राइस रीनेगोशिएट करे आपके साथ सप्लायर, सप्लायर अपने इनपुट का प्राइस क्या करे, बढ़ाए। रॉ मटेरियल वो लो प्राइस पे आपको दे रहा है, वो क्या करे, इसका बढ़ाए। और जब वो लो प्राइस को हाई प्राइस में बढ़ाएगा, प्राइस ज्यादा चार्ज करने की कोशिश करेगा, एज अ बेबी टर्टल आपको परेशानी हो जाएगी, क्योंकि आपका कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा, आपका मार्जिन कम हो जाएगा। तो पहला तो ये तरीका हो सकता है कि इस तरह से वो प्रेशर क्रिएट कर सकता है। दूसरा, देखो आप एक रिनाउंड सप्लायर से लो प्राइस पे ले रहे थे, तो दे मे क्रिएट वेरी हाई स्विचिंग कॉस्ट। आपने कहा सर अगर वो प्राइस बढ़ाएगा तो मैं दूसरे सप्लायर के पास चला जाऊंगा, बट अगर स्विचिंग कॉस्ट हाई हो गया तो क्या आप स्विच कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो सप्लायर क्या कर सकता है, प्राइस बढ़ा सकता है और स्विचिंग कॉस्ट को बढ़ा सकता है। जैसे सप्लायर स्विचिंग कॉस्ट को बढ़ाएगा, यू वॉन्ट बी एबल टू स्विच, आप स्विच नहीं कर पाओगे। दिस इज हाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। सो तीनों क्वेश्चंस को एक बार अच्छी तरह से देख लेना, और उसके बाद ये 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है आपके पास, एक में एक्सपीरियंस कब है, दूसरे में पीएलसी है, और तीसरे में पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल है। स्ट्रेट क्वेश्चन है, एक बार अटेम्प्ट करना है, हिंट आंसर लिखना, डिटेल आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। सो इन दिस वे वी आर डन विद आवर चैप्टर नंबर 2। अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। बालक चैप्टर 3 को स्टार्ट करने से पहले एक बार 2 को थॉरली देख लेना, राइट। क्या करना, अपनी बुक ओपन करो और शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक कॉन्सेप्ट्स को देख लो। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी भी तरह का डाउट हो, किसी तरह की परेशानी हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, यू कैन ड्रॉप मी ऑन व्हाट्सएप एनी टाइम। So see you in next class. Thank you everyone. Keep working hard. Keep shining. Bye bye. Take care.